Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। और आज की वीडियो में हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोरिलेशन होता क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसके बारे में जो भी रिलेटेड चीजें हैं, जो थियरी पार्ट है, आज हम वो कवर करेंगे। लेकिन थियरी समझ के इसको स्किप मत करना, क्योंकि थियरी में ही आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसका बेस बनता है, और अगर आपका वो बेस क्लियर नहीं होगा, वो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप प्रैक्टिकल पार्ट जितना मर्जी कर लो, आपको उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड, कोरिलेशन से रिलेटेड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएं कि हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े, जिसमें हमने स्टडी किया रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सो ऑन। ये हमने सारे मेजर्स पढ़े। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस, राइट। ये सारी चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में अभी तक कवर कर चुके हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने ये जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक्स किए, ये सब एक वेरिएबल से रिलेटेड थे। इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी किया। जैसे हम बोलते थे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है मार्क्स। या हम बात करते हैं इनकम ऑफ पर्संस की, तो वहां वेरिएबल होता है इनकम। फिर हम बात करते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स या वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सारा हमने क्या किया, जितनी भी चीजें, जितनी भी कैलकुलेशंस की, हमने एक सिंगल वेरिएबल के लिए की, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हम चीजें स्टडी करते हैं या कुछ फैक्टर स्टडी करते हैं प्रैक्टिकली या इन रियलिटी, तो हमारा एक सिंगल वेरिएबल बहुत कम होता है। ज्यादातर हमारे पास टू और मोर वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अब जो आगे जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कोरिलेशन, और उसके बाद इसी से रिलेटेड है रिग्रेशन एनालिसिस। जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हम बात करेंगे टू और मोर वेरिएबल्स की, लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू वेरिएबल्स तक ही। लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे कि होता क्या है बेसिकली। मतलब जब हम बात करते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की, तो हम किन तरह के वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, अब इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम ये जो भी वीडियोस बना रहे हैं, ये मेनली मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीसीए, एमसीए, उनमें जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स तो यूजुअली बच्चों ने पढ़ा होता है, और बेसिक होता है लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर हम बात करते हैं प्राइस एंड डिमांड की, है ना। तो प्राइस एंड डिमांड के लिए यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि कोई चीज जितनी महंगी होती जाती है, उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम होती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है। या एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, हम बोलते हैं सुबह सूरज चढ़ता है, तो जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारे आसपास का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। या जब हम एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर उसका लो करते हैं, कूलिंग उतनी ज्यादा होती जाती है। ऑब्वियसली एक लिमिट तक ही होता है ऐसा, लेकिन एक लिमिट तक ऐसी चीजें, इस तरह का वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे अगर हमने सनलाइट और टेम्परेचर की बात की, तो हमने कहा जैसे जैसे सनलाइट इंक्रीज हुई, वैसे वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो भी राइज किया, ठीक है। प्राइस और डिमांड के लिए हमने क्या कहा कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज की, डिमांड डिक्रीज कर गई, है ना। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये आपस में किसी तरह से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो जहां पर भी हम इस कनेक्शन की या रिलेटेडनेस की या फिर एसोसिएशन की बात करते हैं, तो वहां हम बात करते हैं कोरिलेशन की, ठीक है। और यही है हमारा आज का टॉपिक। चलिए, अब दो तीन डेफिनेशन की हेल्प से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। उसके बाद हम बाकी की चीजें पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हमने लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज कोरिलेशन एनालिसिस। इट डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, राइट। फिर कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप या फिर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब किस हद तक दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। देन कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। देखिए, जब हमने सिंगल वेरिएबल की बात की थी,
तो हमने किस चीज की बात की थी? वेरिएशन की, है ना? हमने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा, वेरिएशन पढ़ा। अब कोवेरिएशन की बात मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं कि वो आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं। मतलब अगर एक में चेंज आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे में कैसा चेंज आता है, ठीक है? मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह का जो हम आपस में वेरिएशन स्टडी करते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का, उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन। आई होप इतना क्लियर है। तो बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि हम कोरिलेशन में किसकी बात करते हैं, कि how two or more variables are related to each other or how they vary according to each other, ठीक है? तो this is the basic concept and definition of correlation, right? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की तरफ। हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह की कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। ओके, सो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेनली हमारे पास ये चार टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, then we have simple, partial and multiple correlation, then third category is linear and non-linear correlation, and the last is logical and illogical correlation। वही एक एक करके हम सारे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए ये वाला जो टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज मतलब ये जो दो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब सेम डायरेक्शन implies positive correlation, and different direction और ऑपोजिट डायरेक्शन implies नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? तो चलिए अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। देखिए अगर हम पहला देखें, ये जो टेबल बना हुआ है, अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है? 10, 12, 15, 18, 20 इंक्रीज हो रही है। y की वैल्यू देखें 15, 20, 22, 25, 37, ये भी इंक्रीज हो रही है। दोनों इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम दूसरा टेबल देखें जो हमने बना रखा हुआ है, इसमें देखिए x की वैल्यू 80, 70, 60, 40, 30 डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, और अगर हम y की वैल्यूज देखें तो 50, 44, 30, 20, 10 ये भी डिक्रीज हो रही है। तो कई बार स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगी, ठीक है? आपने इस कंफ्यूजन को दिमाग से बाहर कर देना है। आपने क्या बोलना है? हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज की। इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन then it is positive correlation, and if they are moving in opposite direction or different direction then it is negative correlation, ठीक है? तो पहले में हमने देखा कि x और y दोनों की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, और दूसरे टेबल में हमने देखा दोनों की वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। मतलब दोनों ही केसेस में जो वेरिएबल्स हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है ना? चलिए अब देखते हैं हम जो दूसरे अगले दो टेबल बना रखे हुए हैं। इसमें देखिए थर्ड टेबल जो है, x की वैल्यू 20, 30, 40, 60, 80 इंक्रीज हो रही है। y की अगर वैल्यूज देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 40, 30, 22, 15 एंड 10 डिक्रीज हो रही है। तो मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है? तो क्योंकि ये दोनों अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम ये लास्ट टेबल देखें तो x की वैल्यू देखो 100, 90, 60, 40, 30 डिक्रीज हो रही है, और y की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर भी x और y दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है? तो इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो जहां पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? सिंपल है। तो हमने क्या बोला, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज की, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखते हैं अब सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप आ गई हमारे पास सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो जैसे हमने पहले केस में कहा कि वो कैटेगराइजेशन जो है, क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे है? डायरेक्शन ऑफ चेंज पे, है ना? ये वाली जो कैटेगराइजेशन है ये किस पे है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
कि हम कितने वेरिएबल्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं, उस पे वो डिफाइन करता है कि हमारी कोरिलेशन सिंपल है, पार्शियल है या फिर मल्टीपल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ टू वेरिएबल्स की, मिनिमम तो टू वेरिएबल्स चाहिए कोरिलेशन के लिए, है ना, और दो से अगर ज्यादा है, ठीक है, 3 और more, then it is a case of partial and multiple correlation। ठीक है, तो जब हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे that is simple correlation, जब हम तीन या तीन से ज्यादा की बात करेंगे that is partial and multiple correlation। ठीक है, दो वेरिएबल जैसे हम प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइट और वेट की बात कर रहे हैं, एज और हाइट की बात कर रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, अब पार्शियल और मल्टीपल में भी कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए ना, हमने अलग अलग से टर्म लिखी है ना, तो देखिए दोनों ही केसेस में हम तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन अब पार्शियल और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, देखिए मल्टीपल के केस में क्या होता है, हम सारे वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीड और एनालाइज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, वो होता है हमारा मल्टीपल, सॉरी, वो होता है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं रेनफॉल, कि कितना रेनफॉल हुआ, कितने बारिश हुई, उसके साथ ही हम देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कितनी फसल हुई, और साथ में ही हम स्टडी कर रहे हैं फर्टिलाइजर हमने कितना यूज किया। ठीक है, तो हम इन तीन वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा आ गया पार्शियल। अब पार्शियल में भी हम क्या करते हैं, तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल स्टडी करते हैं, लेकिन पार्शियल के केस में हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल्स आर स्टडीड और एनालाइज्ड एट अ टाइम, आर स्टडीड at a time, and rest of the variables are kept constant, rest of the variables are considered constant। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स तो हमने ले लिए तीन या तीन से ज्यादा, लेकिन एट ए टाइम दो को स्टडी करेंगे और बाकी तीन या जितने भी बच गए उनको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने स्टडी करना है अगेन रेनफॉल, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और फर्टिलाइजर को, लेकिन हम एट ए टाइम स्टडी करते हैं, सपोज पहले सिर्फ देखते हैं रेनफॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, और फर्टिलाइजर को हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, या फिर हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलाइजर को स्टडी करते हैं और रेनफॉल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो सिंपल के केस में हमने क्या कहा, हम दो ही वेरिएबल स्टडी करेंगे, बाकी और किसी वेरिएबल का इफेक्ट कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम लेकर ही नहीं चलेंगे कि और कोई वेरिएबल भी है। ठीक है, लेकिन पार्शियल और मल्टीपल में हम स्टडी करेंगे तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स। ठीक है, मल्टीपल में हम सभी वेरिएबल्स एक साथ स्टडी करेंगे, और पार्शियल के केस में एट ए टाइम दो को स्टडी करेंगे और रिमेनिंग वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे लेकिन सिलेबस में यूजुअली हम जो पढ़ते हैं, जो कैलकुलेशंस हम करेंगे ना, वो करेंगे हम सिर्फ सिंपल के केस में। ठीक है, तो हमने सिर्फ सिंपल कोरिलेशन पढ़ना है, लेकिन आपको पार्शियल और मल्टीपल का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पूछते हैं, तो वहां पर आपने ये सारी चीजें मेंशन करनी है विद एग्जांपल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, अब लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए अब ये वर्ड आपने पहले सुना भी होगा। लीनियर के केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विद अ स्लोप। ठीक है, उसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर यहाँ पर आप टेबल देखोगे, पहला टेबल x और y की वैल्यूज देखो, x जो है कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 1 यूनिट हर स्टेप पे इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम y की वैल्यू देखें तो 2 4 6 8 10 ये भी इंक्रीज हो रही है, और हर एक जगह दो दो का डिफरेंस है ना, 2 2 पॉइंट से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब with every 1 unit change in x there is a change of 2 points 2 units in y। मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट है ना,
x में एक एक कब एक एक पॉइंट बढ़ रहा है और y में दो दो पॉइंट बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पर एक पॉइंट बढ़ रहा है तो दूसरी जगह 3 पॉइंट बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट चेंज है हर स्टेप पर, है ना। तो जब ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। उस केस में हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो पहला ग्राफ अगर आप देखोगे एक राइजिंग लाइन है ना, तो ये जब राइजिंग लाइन है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो टेबल बनाया है उसमें तो हमने इंक्रीज शो किया है, लेकिन अगर ये डिक्रीज भी हो रहा होगा तो भी हमें ऐसी ही लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, इंक्रीज के लिए ऐसी लाइन शो कर देते हैं और डिक्रीज के लिए ऐसी लाइन शो कर देते हैं, बस यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब when one variable is increasing the other is decreasing, they are moving in opposite direction, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है मतलब दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें ये पहला वाला ये ग्राफ मिलता है, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें ये सेकंड वाला ग्राफ मिलता है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग लाइन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, इसे हम कर्विलीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन या फिर कर्व मिल जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कर्व जैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। अब अगेन इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए जो सेकेंड टेबल बना हुआ है ना, यहाँ x की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 एक एक यूनिट से इंक्रीज कर रही है ना, और अगर हम y की वैल्यू देखें तो इंक्रीज ये भी कर रही है 2 5 9 13 20, यहाँ पर भी इंक्रीज ही है ना। तो इसीलिए हमें ग्राफ मिला है इस तरीके का, ये जो थर्ड ग्राफ आप देख रहे हो ना, तो राइजिंग इस तरीके से मिल रहा है। अगर ये वैल्यूज दोनों ही डिक्रीज हो रही होती तो भी हमें यही ग्राफ मिलता, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या है। पहले स्टेप में 2 to 5 हम गए, कितने पॉइंट्स का चेंज आया, 5 - 2 3 पॉइंट्स का, ठीक है। जब आगे हम गए तो 5 से हो गया 9, मतलब 9 - 5 4 पॉइंट्स का चेंज आया। अब उससे आगे गए 9 to 13, तो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया, अगेन 4 पॉइंट्स का, ठीक है। और जब 13 से 20 गए तो 7 पॉइंट्स का डिफरेंस आया। अब ये रेट ऑफ चेंज सेम नहीं है ना। x तो एक कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली y कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, हमें एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती है, या फिर अगर उसको हम थोड़ा सा रफली ड्रॉ करने की कोशिश करें एक कर्व जैसा मिल जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम उसे बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, या फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कर्विलीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहले कहा, यहाँ पर फोर्थ ग्राफ कब हमें मिलेगा, जब एक की वैल्यू इंक्रीज और दूसरे की डिक्रीज कर रही है ना। तो उस केस में हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए फिगर्स में क्या लिखा है, पहला लिखा है लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मिल रही है, पॉजिटिव का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा है लीनियर नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मिल रही है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिर तीसरे में है कर्विलीनियर एंड पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज। और कर्विलीनियर इसलिए क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज जो है वेरिएबल में, उस पे उसके बेसिस पर ये हमारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है। और लास्ट केस में कर्विलीनियर है क्योंकि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है, और साथ में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव का मतलब दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन पे। So last classification is logical and illogical correlation. क्या मतलब है इसका, देखिए कोरिलेशन हमने कहा कि जब हमारे वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड किस सेंस में है, कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यही कहा हमने। अब लेकिन वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए पहला अगर आप टेबल देखोगे प्राइस एंड डिमांड,
हमने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है 2000, 2100, देन 2200, 2500, 2800 प्राइस इंक्रीज कर रही है एंड डिमांड 87531 डिक्रीज कर रही है। हमें पता है जैसे ही कोई चीज महंगी होती है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब एक चीज 2000 की थी तो हम 8 आइटम्स खरीद रहे थे, वही चीज जब 2100 की हुई तो हमने बोला नहीं भाई हमारा इतना बजट नहीं है, हम 7 ही खरीदेंगे। फिर जब 2200 और प्राइस बढ़ गई तो हमने और क्वांटिटी कम कर दी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हम अपनी क्वांटिटी कम करते जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन हम कब बोलते हैं, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। और ये आपस में लॉजिकली भी रिलेटेड है क्योंकि प्राइस एंड डिमांड दे आर लॉजिकली रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज लॉजिकल कोरिलेशन, ठीक है। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो हमें पता है कि जब सेम डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव, जब ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव, ठीक है। अगर अब हम दूसरा टेबल देखते हैं, हमने क्या किया, हमने सर्वे किया, हमने कुछ लोगों से उनकी इनकम पूछी, साथ में हमने उनकी हाइट पूछ ली। जब हमने उसका टेबल बनाया तो हमें क्या पता लगा, पहले बंदे से जब हमने पूछा उसकी इनकम थी 10,000 और उसकी हाइट थी 5.1 फीट। दूसरे से हमने पूछा उसकी इनकम थी 12,000 और हाइट थी उसकी 5.3। फिर तीसरे से पूछा उसकी इनकम थी 15,000 और उसकी हाइट थी 5.4 फीट। देन 18,000 और उसकी हाइट थी 5.5 फीट। और लास्ट से हमने पूछा तो 20,000 उसकी इनकम थी और हाइट थी उसकी 5.7, ठीक है। अब हमने जब उन वैल्यूज को एनालाइज किया तो हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे हाइट भी इंक्रीज हुई। तो मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। हमने जब सिर्फ वैल्यूज को देखा तो हमने कहा दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन इनकम और हाइट का कोई रिलेशन होता है क्या? इज हाइट रिलेटेड टू योर इनकम? ऐसा होता है कि हमारी जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हाइट भी बढ़ती है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये बाय चांस रिलेटेड हैं, अदरवाइज इनमें कोई भी लॉजिकल रिलेशन नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं इलॉजिकल कोरिलेशन। ये बाय चांस हमें कोरिलेशन मिला है कि ये वेरिएबल्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज लॉजिकली देयर इज नो रिलेशन। तो इसको हम बोलते हैं इलॉजिकल कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन और स्पूरियस कोरिलेशन। ये टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जहां पर कोरिलेशन बाय चांस आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैल्यूज इस तरीके से चेंज कर रही हैं, लेकिन उन वेरिएबल्स का लॉजिकली आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उसे हम बोलेंगे इलॉजिकल कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन और स्पूरियस कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये है 4 क्लासिफिकेशंस या 4 मेन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो अब हम इसके बाद देखते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। अब मेथड्स का क्या मतलब है, देखिए कोरिलेशन हमारा एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हमें स्टडी करने में हेल्प करता है कि हाउ टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर वो कैसे एक दूसरे के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। तो जैसे हमने डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े कि सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए मीन मीडियन मोड हेल्प करता है, वैसे ही डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के लिए रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस ये हेल्प करते हैं। वैसे ही कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, ब्रॉडली हम कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम, ग्राफिक मेथड एंड एल्जेब्राइक और मैथमेटिकल मेथड्स। तो स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड इन दोनों में हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं या डायग्राम की हेल्प लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन है या वो आपस में कैसे रिलेटेड है। और तीसरा मेथड जो आता है एल्जेब्राइक और मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें हम और कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। तो एल्जेब्राइक और मैथमेटिकल मेथड्स का मतलब है जहां पर हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कई सारे मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बेसिकली जो हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं वो हम कोएफिशिएंट की फॉर्म में ही पढ़ते हैं।
तो इसीलिए जो उसके मेजर्स हैं वो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो पहला इट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, इसीलिए हम इसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो हम मेथड्स थोड़े से कवर करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो वो है पहले दो वाले, स्कैटर डायग्राम एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं स्कैटर डायग्राम। तो देखिए बेसिकली स्कैटर डायग्राम मेथड जो है, स्कैटर का मतलब क्या होता है, कैसे फैला हुआ है, ठीक है, या कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही वाई की कुछ वैल्यू गिवन हो सकती है 10 20 30 40 50, मतलब किसी भी तरह से वैल्यूज गिवन होंगी। हम क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। और फिर उन पॉइंट्स को देखकर कि वो किस तरह से स्कैटर्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस उस डायग्राम को देख के हम एनालाइज करते हैं कि किस टाइप का या किस एक्सटेंट तक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इसके अकॉर्डिंग बनते हैं, जो हमारी डिफरेंट स्कैटर डायग्राम्स बनती हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन, ठीक है। अब ये सारी जो डिफरेंट टाइप्स आती हैं स्कैटर डायग्राम से जो हमें पता लगती हैं, अब एक एक करके हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर दो डायग्राम देख पा रहे हैं, फर्स्ट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये जो आपको बटरफ्लाईज जैसी दिख रही है, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन किया है और हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। तो सपोज हमने एक्स और वाई को प्लॉट किया और हमें इस तरीके से पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। ये अभी हम रफली बना रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है और उनका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, जैसे हमने लीनियर रिलेशन में पढ़ा ना, लीनियर कोरिलेशन में, वैसे ही वही है यहाँ पर भी, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं। उसी तरीके से अगर ये डाउनवर्ड्स इस तरीके से स्लोप बनती है तो इसका मतलब दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो एग्जैक्टली मतलब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है लेकिन वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हमने पॉइंट्स इस तरीके से मिले ऐसे और हमने इनको ज्वाइन किया और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो r इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू -1 है, ये जब हम मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये कैलकुलेट करके वैल्यू मिलेगी। जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो परफेक्ट पॉजिटिव के केस में r की वैल्यू 1 आती है और परफेक्ट नेगेटिव के केस में r की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। ये आप याद रखिए, जब हम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये चीज वहां पर काम आएगी, ठीक है। फिलहाल हम स्कैटर डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसी डायग्राम बनती है तो हमारा वो परफेक्ट कोरिलेशन है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम। देखिए अब यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। हाई डिग्री का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा आपस में रिलेटेड है। परफेक्ट तो हो गया कि टोटली बिल्कुल एक डायरेक्शन में एक ही रेट ऑफ चेंज है और सेम कांस्टेंट चेंज चलता जा रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन मिली। लेकिन यहाँ पर हाई डिग्री का मतलब है कि परफेक्ट तो नहीं है लेकिन नियर टू परफेक्ट है, ठीक है। तो वो चीज हमें कैसे पता लगती है, देखिए अब यहाँ पर ये जो क्रॉस बना हुआ है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। एक्स और वाई में हमने जो हमें पॉइंट्स गिवन थे हमने प्लॉट कर लिए, इस तरीके के पॉइंट्स हमें मिले, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है, लेकिन आप एक पैटर्न एक ट्रेंड कुछ नोटिस कर रहे हैं कि देखिए ये राइजिंग इस तरीके से आ रहा है, ये लाइन कुछ ऐसी बन रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर दूसरे में आप देखेंगे तो किस तरह का ट्रेंड बन रहा है, कुछ इस तरह से फॉलिंग ट्रेंड, है ना।
तो राइजिंग और फॉलिंग से तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का पता लग जाता है, ठीक है। अब ये हाई डिग्री का कैसे पता लगता है? देखिए, हमने लाइन बनाई है बाहर। यूजुअली क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाँ हम बात करते थे एवरेज, है ना। तो एवरेज बेसिकली क्या होता था, एक सेंट्रल वैल्यू होती थी हमारे डेटा की, जो हमें हेल्प करती थी बाकी के डेटा के बारे में बताने में, है ना। उससे हमें एक रफ आइडिया हो जाता था कि हमारा बाकी का डेटा किस तरह का होगा। वैसे ही अगर हम अब यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू की बात नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। तो ग्राफ की हेल्प से जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ एवरेज लाइन की बात कर सकते हैं। एवरेज होती है सेंट्रल वैल्यू, तो एवरेज लाइन भी क्या होगी, जो कहीं सेंटर से निकलेगी। किसके सेंटर से निकलेगी? इन सभी पॉइंट्स के सेंटर से, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक रफली एक सेंटर में कहीं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे पॉइंट्स की डायरेक्शन है ना, जैसा ये ट्रेंड है, उसी तरह की एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये सेंट्रल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एवरेज लाइन की। तो एवरेज लाइन क्या होगी, जो हमारे बाकी के डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब वो बाकी सभी पॉइंट्स के सेंटर से कहीं से निकलनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना। तो अगर हम ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस लाइन के कंपैरिजन में अगर हम बाकी के पॉइंट्स देखें तो वो बिल्कुल इसके पास पास फॉल कर रहे हैं, है ना। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर इस लाइन पे सारे पॉइंट्स फॉल करते तो ये परफेक्ट रिलेशन होता है ना, परफेक्ट कोरिलेशन। लेकिन अब इस पे तो सारे पॉइंट्स नहीं है, लेकिन सारे पॉइंट्स इसके आस पास हैं और बहुत पास पास हैं, ठीक है। तो जब इस लाइन के बहुत पास पास हैं तो हम बोलेंगे दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में अगर हमें बोलना हो, हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स इतने ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी साइड भी अगर हमें एक सेंटर से कहीं कोई लाइन पास करवानी हो, एवरेज लाइन मींस सेंटर वाली लाइन, ठीक है। यहां से अगर हम इस तरीके से पास करवाएं तो रफली देखा जाए तो दो पॉइंट्स हमारी इसी लाइन पे आ गए और बाकी के भी इस लाइन के पास पास ही हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो क्योंकि ये बहुत पास पास हैं पॉइंट्स, स्कैटर कम है, कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। राइजिंग ट्रेंड हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन, फॉलिंग ट्रेंड हुआ तो नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब जैसा कि हमने कहा कि अगर बहुत पास पास हैं पॉइंट्स तो वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो उसके ऑपोजिट अगर हम देखेंगे, अगर स्कैटर्ड होंगे, ज्यादा स्कैटर्ड होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो आपस में बहुत ही लूजली रिलेटेड है, मतलब क्लोज रिलेशन नहीं है, दूर दूर का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, अगर हम जैसे पहली डायग्राम है, अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो एक रफ आइडिया हम दिमाग में लगा सकते हैं ना कि ये राइजिंग ट्रेंड है। कुछ इस तरीके से अगर हम इनके सेंटर से कहीं से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड तो फील आ ही रहा है ना कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर दूसरे में हम देखें, पॉइंट्स को एनालाइज करें तो ट्रेंड स्टडी करने की कोशिश करें तो हम रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये इस तरह से फॉलिंग ट्रेंड है, ठीक है। तो जहां पर हम ये थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि राइजिंग है या फॉलिंग है, लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, दूर दूर भी हैं, कुछ पास में हैं और कुछ दूर भी हैं। तो जब ये स्कैटर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये आपस में इतने ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब कम रिलेटेड हैं तो हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। राइजिंग ट्रेंड हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर फॉलिंग ट्रेंड हुआ और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हुआ तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाई डिग्री और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम कोई वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, है ना। हम यहाँ एक रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो ये सबका अलग हो सकता है आंसर, है ना। लेकिन लो डिग्री है, ये तो सामने दिख रहा है ना। लेकिन अगर कोई हमें बोले सेंटर से लाइन ड्रॉ करो, तो अब मैंने जैसे यहाँ पर ये रेड लाइन ड्रॉ की है, मेरी जगह कोई और ड्रॉ करे, हो सकता है वो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दे, है ना। कोई और अगर ड्रॉ करे, हो सकता है वो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे। तो इसका मतलब ये रफ एस्टिमेट है, इसमें सबका जो डायग्राम है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमें पता है स्कैटर ज्यादा है, तो दिस इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स देखेंगे, जो हमने पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हुए हैं, तो यहाँ से हमें राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है, देखिए अगर हम इस तरीके से अपने से आइडिया लगाएं कि राइजिंग तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें, लेकिन देखिए यहाँ राइजिंग है, ये पॉइंट्स यहाँ तक भी नीचे की वैल्यूज हैं, है ना। और मतलब स्कैटर भी बहुत ज्यादा है। और देखिए अगर कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ करे, वो लो डिग्री भी बोल सकता है, इसका मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। कोई इसको लो बोल सकता है, कोई इसको सॉरी कोई इसे पॉजिटिव बोल सकता है, कोई नेगेटिव बोल सकता है ना। कोई बोल सकता है कि लो डिग्री है क्योंकि स्कैटर ज्यादा है। तो इस तरीके से जहां पर कुछ फिक्स्ड, मतलब सब एक जैसा नहीं सोच पा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, आप कुछ कंफर्म तरीके से नहीं बोल पा रहे हो कि ये क्या है, तो वहां हम बोलते हैं देयर इज नो कोरिलेशन। जहां आप कोई एक फिक्स्ड ट्रेंड, मतलब बहुत श्योरिटी के साथ आप नहीं बता पा रहे हो कि ये राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है या किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, तो वहां पर हम बोलते हैं दिस इज नो कोरिलेशन। ठीक है। तो मतलब अगर हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से शेप बनती है, तो कुछ राइजिंग फॉलिंग नहीं पता लग रहा, तो इसका मतलब दिस इज नो कोरिलेशन। ठीक है, ये एक हो गया। अगर सपोज इस तरह की डायग्राम हम बनाते हैं, सपोज एक बनाते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कब होती है, यहाँ पर क्या है देखिए, अगर हम बोलते हैं इस तरीके से, अगर हमें ऐसे गिवन है, हम बोल रहे हैं y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू है 5। उसी केस में ऐसी लाइन बनती है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हर एक केस में जब x की वैल्यू 1 है तो y 5 है। सपोज दिस इज 5। ठीक है, इससे पहले 4 3 2 1 कर लीजिए अपने हिसाब से। जब x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 5 है। जब x की वैल्यू 3 है तो भी y की वैल्यू 5 है। तो मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो इस केस में भी हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोरिलेशन का मतलब है, आप बोलेंगे हाँ तो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक ही की चेंज हो रही है, दूसरे की कांस्टेंट है। और कोरिलेशन का मतलब है कि कैसे दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। अब यहाँ पर x तो चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है, इसका मतलब इस केस में भी हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर y कांस्टेंट है और x चेंज हो रहा है, सॉरी x कांस्टेंट है, सपोज x यहाँ पर कांस्टेंट है, x की वैल्यू है 3 और y चेंज हो रहा है, तो मतलब हमें मिलेगी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, इसी तरीके से होगा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे बन गए। ठीक है, तो इस केस में भी हम बोलते हैं नो कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पर x फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू 3 है, y चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर, है ना। तो क्योंकि दोनों चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हम बोलेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का मतलब r की वैल्यू हमेशा 0 आती है, जो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। क्यों बोल रहे हैं स्कैटर डायग्राम, क्योंकि हम यहाँ पर x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, और उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स किस तरीके से स्कैटर्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको देखकर हम बताते हैं कि कोरिलेशन किस टाइप का है, परफेक्ट है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, या फिर there is no correlation at all. I hope this is clear. So this is how we study correlation with the help of scatter diagrams. ठीक है, तो आइए अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, this is the question. Given the following pairs of values of variables x and y, make a scatter diagram and tell if there is any correlation between the variables x and y. Also, by graphic inspection, draw an estimating line. ठीक है, तो हमने कोरिलेशन बताना है यूजिंग स्कैटर डायग्राम। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, x और y ऐसे ही बनाते हैं ना ग्राफ, x एंड y ले लेना है, उस पे वैल्यूज डाल देनी है। देखिए x वेरी कर रहा है 2 से लेकर 9 तक, है ना। तो हम यहाँ पर अगर दो दो का गैप बना दें, 2 4 6 8 10, ठीक है, और 6 से लेकर बीच में चेंज भी हो रहा है, राइजिंग या फॉलिंग नहीं है जरूरी हो,
6, 5, 7, 8, 12, 11, मतलब लोएस्ट 5 है और हाईएस्ट 12 है। 5 से लेकर 12 तक जा रहा है, राइट। तो हम इसको इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अप टू 12 तक हमें जाना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है, हम यहाँ 5 और 6 लिख देते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है 2, व्हेन x इज 2 y इज 6, मतलब x 2 है और y 6 है, तो मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। फिर अगला है 3 एंड 5, x है 3, 2 और 4 के बीच में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y है 5, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, हमने पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं और फिर उस स्कैटर ऑफ पॉइंट्स को हमने देखकर बताना है कोरिलेशन है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, एक एस्टिमेटिंग लाइन बनानी है। तो एस्टिमेटिंग लाइन क्या होती है, एस्टिमेट क्या होता है, जो हम एवरेज को बोलते हैं, और एवरेज लाइन क्या होती है, विच पासिस समवेयर फ्रॉम विद इन द सेंटर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू होती है वो कहीं सेंटर में लाई करती है, वैसे ही जो एस्टिमेटिंग लाइन है, एवरेज लाइन है, वो कहीं सेंटर से पास करेगी सभी पॉइंट्स के, ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़ा एक अच्छे से जो हमने डायग्राम बनाई है वहां से देखकर देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बना रखा हुआ है। एक्स एक्सिस पर हमने वैल्यूज ली हैं, वाई एक्सिस पर ली हैं। पहला पॉइंट है 2 एंड 6, वो है ये पॉइंट। फिर उसके बाद है 3 एंड 5, 3 एंड ये आ गया 5। उसके बाद है 5 एंड 7, 5 और 7। फिर उसके बाद है 6 एंड 8, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 8, तो ये पॉइंट बनता है। उसके बाद है 8, एक्स एक्सिस पर 8 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y है 12, तो ऊपर जाएंगे ये पॉइंट बन जाएगा। और फिर 9, 11, ठीक है, यहाँ पर 9 है, ये आ गया y पर 11, ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब देखिए हमें कहा गया एस्टिमेटिंग लाइन बनाओ, तो ये देखिए ये एक सेंटर से लाइन, डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सेंटर से पास करती हुई लाइन बनाई है, ठीक है। अब देखिए कोई और अगर ड्रॉ करे, हो सकता है वो लाइन थोड़ा यहाँ से पास करता हुआ बना दे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मेथड इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि रिलायबल वही होता है जहां सबकी सेम वैल्यू आए, और वो कहाँ से आती है, जब हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफिकल मेथड होता है या स्कैटर डायग्राम होती है, ये आपको एक रफ एस्टिमेट देती है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग लाइन, एन नंबर ऑफ लाइंस कैन बी देयर, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी देयर। तो लेकिन यहाँ पर ये एक एस्टिमेटिंग लाइन बना रखी है, ये एक एवरेज लाइन है, मतलब अगर इस लाइन पे कहीं पॉइंट्स फॉल करते हैं तो हम बोलते हैं ये परफेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन इस लाइन पे फॉल नहीं कर रहे हैं, बट जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के काफी पास हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जब ये इस लाइन के बहुत पास हैं, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड या बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, और साथ में ये राइजिंग ट्रेंड है, तो दिस इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जो भी हमने बोला, देखिए स्कैटर बहुत कम है इसलिए हाई डिग्री है, और राइजिंग ट्रेंड है तो इसीलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो टोटल हम इसको कैसे बोल सकते हैं, high degree of positive correlation. So this is how we study correlation with the help of scatter diagram. I hope this is clear. ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड। आइए फटाफट से करते हैं दूसरा मेथड, दैट इज ग्राफिक मेथड। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड भी हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर है, स्कैटर डायग्राम की तरह ही है। तो सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे, बट डिफरेंस क्या है कि स्कैटर डायग्राम में हमने क्या किया था, हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाई, और हमारे जो दो वेरिएबल्स थे, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, हमने उनके पॉइंट्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे, वो हमने प्लॉट किए। और जो उसका स्कैटर ऑफ पॉइंट्स था, उसके उस स्कैटर को देखकर हमने एनालाइज किया कि कोरिलेशन किस टाइप का है। जितना कम स्कैटर है, मतलब पॉइंट्स जितने ज्यादा क्लोज हैं, इसका मतलब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और जितने ज्यादा स्कैटर्ड होंगे तो उतना ही कम डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। लेकिन अब ग्राफिक मेथड जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये बेसिकली यूज होता है टाइम सीरीज में। टाइम सीरीज का मतलब ये है कि जहां पर हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी इनकम है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से पिछले 10 सालों में हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब इसमें करते क्या है हम, कि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम वाला वेरिएबल, ठीक है। अब इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा, सपोज हमें देखना है
जो भी 2-3 वेरिएबल स्टडी करने हैं, जैसे इनकम हमारी कितनी इंक्रीज हुई और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो हमने देखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दो वेरिएबल्स कैसे चेंज हुए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वैसे ही जैसे हम बोलते हैं प्राइस एंड डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी प्रोडक्ट की कितनी चेंज हुई, तो हम क्या करेंगे, टाइम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल्स हमने स्टडी करने हैं वो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब करते क्या है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले एक वेरिएबल और उस वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो दूसरा वेरिएबल होगा हम उसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये आपस में कितने क्लोजली या कितना लूजली रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को देखकर कभी नहीं भी आइडिया होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं या लाइन या ट्रेंड बनता है हम वो देख लेते हैं। उसी तरीके से हम दूसरे के भी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से कितनी दूर हैं या कितनी पास हैं, ठीक है। तो जितना ये एक दूसरे के पास होंगे तो हम कहेंगे ये उतना ही हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और ये जितना एक दूसरे से दूर होंगे हम बोलेंगे उतना ही लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, इस मेथड का भी ड्रॉबैक यही है कि कितना पास या कितना दूर, कितने पास को हम हाई डिग्री बोलें और कितने दूर को हम लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलें, ठीक है। तो हम एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं अपने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी को कोई चीज लगे कि ये बहुत दूर है तो वो बोले लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लेकिन किसी दूसरे को लगे कि नहीं इतना भी दूर नहीं है, पास ही है, तो वो बोले दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसीलिए कई बार जो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते भी हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन दिखाना है तो हो सकता है वो लाइन बिल्कुल पास पास बने, तो ताकि आप ये कह सको कि ये काफी पास है तो इसीलिए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। और अगर दूर हो मतलब लो डिग्री हो तो हो सकता है वो काफी दूर बनता हो, जिससे आप मतलब इजीली कह सको कि ये काफी दूर है इसीलिए लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है आंसर में तो वो किससे मिलती है, मैथमेटिकल मॉडल से, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए ग्राफिक मेथड का आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम एक फटाफट से एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे ग्राफिक मेथड से एनालाइज कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं कोरिलेशन। So this is the example. From the following data is certain whether the income and expenditure of 10 workers of a factory are correlated. हमें देखना है कि हमें जो 10 वर्कर्स हैं फैक्ट्री के उनके एवरेज इनकम और एवरेज एक्सपेंडिचर गिवन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो 1998 से लेकर 2007 तक का डेटा गिवन है और उन 10 वर्कर्स की एवरेज इनकम बताई गई है 1998 में 3100 एंड सो ऑन, ठीक है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, राइट। तो एवरेज इनकम एंड एवरेज एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपने ये नहीं सोचना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में यूजुअली हमें टाइम सीरीज ही गिवन होती है, तो हम टाइम सीरीज या जो टाइम वाला डेटा है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ये दोनों वेरिएबल्स लेंगे, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी, लेकिन एक एक करके प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सपोज हम पहले इनकम वाला वो पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे और उनको ज्वाइन कर लेंगे और फिर एक्सपेंडिचर वाले पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि वो दोनों लाइंस या ट्रेंड या पैटर्न जो भी बनता है वो एक दूसरे से दूर है या पास है, ठीक है। तो अब देखिए इनकम के लिए 3100 है शुरू में और ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है 5000 तक जा रहा है, ठीक है। और एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ 3000 से स्टार्ट है और 4500 तक जा रहा है और सारा इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो वैल्यूज लेंगे वाई एक्सिस पर हम रफली 3000 से ले सकते हैं 5000 तक, ठीक है। या फिर 1000 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1000 का गैप दिखाना है अगर, तो हम 0 फिर 1000 2000 इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और टाइम सीरीज जो हमें बनानी है वो तो हमें ये सारे ही शो करने पड़ेंगे 1998 से लेकर 2007 तक, ताकि हम इजीली इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बना रखा हुआ है ताकि आपको क्लियरली सारी पिक्चर दिखाई दे जाए, समझ आ जाए। वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पर हमने ये ईयर्स लिए हैं और वाई एक्सिस पर एवरेज इनकम एंड एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब हमने इन वैल्यूज को प्लॉट किया, देखिए यहाँ पर हमने ये रेफरेंस के लिए लिखा है, ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है ये इनकम की है
और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये एक्सपेंडिचर की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकम वाले पॉइंट्स लिख लिए। 1998 के कॉरेस्पॉन्डिंग था हमारा 3100, तो वो आ गया ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद 1999 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 3320, तो ये रफली यहाँ पर आ गया। ये एक्चुअली हमने एक्सेल में बनाया है ग्राफ, तो इसीलिए बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, अदरवाइज आपको खुद से ग्राफ पे प्लॉट करना पड़े तो ये 1000 के गैप से इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप एक रफ एस्टिमेट तो दे ही सकते हैं। उसके बाद है 2000, तो 2000 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 3500, वो आ जाएगा यहाँ कहीं सेंटर में। 3000 4000 का सेंटर होता है 3500, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे इनकम वाले पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और बाद में इनको ज्वाइन करने पर हमें इस तरह का ट्रेंड या पैटर्न मिला है, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक्सपेंडिचर की वैल्यूज देखी। 1998 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 3000, तो आ गया ये पहला पॉइंट। फिर 1999 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 3200, वो आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए पहले जो इनकम थी वो 3320 थी, तो ऑब्वियसली 3200 इससे थोड़ा सा नीचे ही आना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉइंट है। सिमिलरली हमने सभी ईयर्स के लिए ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और बाद में इनको ज्वाइन किया और हमें ये वाला ट्रेंड मिल गया, ठीक है। जब हमने दोनों वेरिएबल्स की ये ट्रेंड्स लाइंस बना ली हैं, अब हमने कोरिलेशन स्टडी करना है या एनालाइज करना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखकर हमें पता लग रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, तो इसका मतलब दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और साथ में दोनों ही राइजिंग ट्रेंड है ना, तो इसीलिए हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से स्टडी करते हैं कोरिलेशन, ठीक है। तो आज हमने ये दो मेथड स्टडी किए, स्कैटर डायग्राम जिसमें हमने एक्स और वाई वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट किया और उनके स्कैटर और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि किस टाइप का कोरिलेशन है। और ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर टाइम पीरियड ले लिया और बाकी जो दो वेरिएबल्स हमने टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करने हैं वो वाई एक्सिस पर लिए, ठीक है। दोनों की लाइंस अलग अलग बनी और हमने उनकी क्लोजनेस के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि किस टाइप का कोरिलेशन है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्टडी कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ्स, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है मैथमेटिकल मेथड या एल्जेब्राइक मेथड, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।